चलिए तो देखते हैं आज ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। ध्यान से हम लोग कल कुछ देखे थे पिछले लेक्चर में, हम लोग चेक किए थे ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, कैसे होता है, कुछ एग्जांपल दे करके हम लोगों ने देखा था। तो आइए आज देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। आइए डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं ये क्या होता है। कहता है कि द एक्सटर्नल प्रेशर, कल भी लिखा दिए थे, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड to the solution side to stop the external pressure applied to the solution side to stop the osmosis is called osmotic pressure is called osmotic pressure। तो हम लोगों ने देखा था ऑस्मोसिस का मतलब होता है, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि जो ऑस्मोसिस का मतलब होता है ना, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड की ओर मूव करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब मूव करता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और उसी को स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर बाहर से डाला जाता है वो कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन के साइड में आप अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी जिनको है वो लिख लीजिएगा। परासरण को रोकने के लिए विलयन के तरफ जितना बाह्यतम दाब दिया जाता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। जैसे मैं आपको इसको समझाता हूं, जरा देखिए तो, कि जैसे मान लीजिए यहां एक इस टाइप का सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, यहां मान लीजिए एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एसपीएम है, ये एसपीएम। मान लीजिए इधर लो कंसंट्रेशन, मतलब मान लीजिए सिर्फ इधर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है इस साइड। तो अब आप देखिए क्या होगा। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि यदि सॉल्वेंट पार्टिकल, चूंकि देखो इस सॉल्यूशन है तो इधर कंसंट्रेशन तो हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन, और इधर होगा लो कंसंट्रेशन, इधर होगा हाई कंसंट्रेशन, इधर होगा लो कंसंट्रेशन। तो कहता है ऑस्मोसिस कहता है कि ऑस्मोसिस होगा लो से हाई की ओर, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर की ओर मूव करेगा, इधर से इधर की ओर मूव करेगा। ये कुछ इसमें नहीं करना पड़ेगा, खुद से ये इधर से इधर जाने लगेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ना कि आपको जबरदस्ती करना। आप सिर्फ इस तरह से सेटअप बना दीजिए कि एक तरफ हाई कंसंट्रेशन हो, एक तरफ लो कंसंट्रेशन हो, तो वो खुद से खुद सॉल्वेंट मूव करने लगता है। और यह जो प्रोसेस है वो कहलाता है ऑस्मोसिस। ये जो कहलाता है वो परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब कहता है कि यदि हम इसे रोकना चाहें कि सॉल्वेंट पार्टिकल इधर ना आए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पिस्टन लगा करके इसके ऊपर दबाव लगाते हैं, दबाव डालते हैं, बाहर से दबाव डालते हैं विलयन, और इतना दबाव डालते हैं कि ये ऑस्मोसिस इधर से सॉल्वेंट का मूव होना बंद हो जाए। जब सॉल्वेंट का मूव होना इधर की ओर बंद हो जाता है, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, तो यह जो प्रेशर जितना है वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और यही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है, ध्यान में रखना है कि उतना एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को मूव होने से या जब चलने के लिए मना कर दे, इतना प्रेशर डालो कि उसे जाने न दे, चलने से मना कर दे सॉल्यूशन साइड, तो वो जो प्रेशर है वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। या कह दीजिए, और या ऐसे कह दीजिए कि वह प्रेशर जिस पर परासरण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एकदम सिंपल सा, कि अगर सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है, इतना प्रेशर इस पे डाल दो कि यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूव होना बंद जाए, वो कहलाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता कितना है तो नापेंगे कैसे सर, ये कितना होता, ये कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकाला जाता है, कितना होगा? हाँ, तो ये निकाला जाता है वॉन हॉफ रूल से। तो आइए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे हम लोग इसे डिटरमाइन करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब की गणना कैसे करिएगा? गणना एकदम सिंपल था। जैसे मान लीजिए ये वाला सिस्टम था, आपको बना हुआ था ये वाला सिस्टम, ये आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगामी झिल्ली है, इधर सॉल्यूशन है और इधर सॉल्वेंट है। ये हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये लो कंसंट्रेशन होगा, और इधर से प्रेशर इस पे अप्लाई करिए, और जितना अप्लाई करिएगा कि ये ऑस्मोसिस होना, मतलब इधर से सॉल्वेंट इधर से इधर जो आ रहा है सॉल्वेंट, उसका आना बंद हो जाए। ये आना सिर्फ जस्ट बंद हो जाए, सिर्फ बंद हो जाए, और ज्यादा नहीं, ज्यादा कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर इधर से इधर मूव करने लगेगा, है तो वो फिर कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आगे हम लोग देखेंगे। है तो एक लाइन लिख लीजिए नीचे में पहले, है ना, कि ऑस्मोटिक प्रेशर is denoted by पाई। ध्यान दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली प्रेशर को पी से सूचित करते हैं कि पी से प्रेशर, तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से सूचित करते हैं। और ये कैसे निकालेंगे? तो वॉन हॉफ रूल से। तो आइए पहला पढ़ते हैं वॉन हॉफ रूल।
वॉन टॉप रूल। ये दो वो है, पहला है वॉन टॉप बॉयल्स लॉ, वॉन टॉप का बॉयल्स लॉ। वॉन टॉप बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी सिस्टम में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को जब कांस्टेंट रखा जाता है तो इसका जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना लगता है जितना इस सॉल्यूशन का सांद्रता होता है। मतलब जितनी इसकी सांद्रता होगी उतना ही उसको उसी हिसाब से, मतलब समानुपाती के कह सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब इसके समानुपाती, इसके कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। कब? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। मैं उतना लिखाता नहीं हूँ ज्यादा कि क्या कहता है, वो जानते हैं 11th में पढ़ने का कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके आप चेंज करिएगा तो वो बॉयल्स में जाता है। तो यही वॉन टॉप बॉयल्स लॉ कहता है कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को यहाँ कांस्टेंट रखा जा करके आप अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना करते हैं तो वो समानुपाती होता है उस विलयन की सांद्रता के, इस विलयन की सांद्रता। दूसरा कहता है चार्ल्स लॉ में कि यदि हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाए, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाए, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे तो जो उसका प्रेशर हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। जब कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, सांद्रता को नियत रखेंगे, बदलेंगे नहीं सांद्रता को। और दैट मीन्स अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं, अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं, है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चा? इसका रिजल्ट क्या आएगा जब दोनों को मिलाया? ऐसे कर भाई, ये सिंपल सा है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। जब आप दोनों को मिला दीजिएगा by adding both equation, तो ये जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Ct। कंसंट्रेशन C से हो गया कंसंट्रेशन, और ये टेम्परेचर, चूंकि दोनों समानुपाती है तो दोनों साथ आ जाएगा। और यदि आप इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये पाई का जो वैल्यू होता है, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे S कहा जाता है, SCT। तो ये हो जाता है फॉर्मूला आपका पाई इक्वल टू SCT, जहां पाई हो गया ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो गणना करते हैं, C हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और T हो गया टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। और S को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट। जरा देखिए तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, आज चूंकि ये जो S का वैल्यू होता है ना, लगभग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है S का वैल्यू, सिंस चूंकि वैल्यू ऑफ S इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R, ऑलमोस्ट
इक्वल टू आर, जो चूंकि एस का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है, देन आप उसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी, एस के जगह पर आर रख दीजिए, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। और चूंकि जानते ही हैं, चूंकि यहाँ आप यहाँ प्रेशर जब आप एटीएम में लीजिएगा, चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में निकालना है, सांद्रता को मोलरता में लिखना है, मोलरिटी में, टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना है, केल्विन में लेना है, तो आर का वैल्यू भी, एस का वैल्यू, एस और आर लगभग बराबर होता है, तो आर का वैल्यू भी आपको एटीएम लीटर में लेना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसका मात्रक होता है आर का। अगर एटीएम में लीजिएगा, एटीएम लीजिएगा में, तो आर का वैल्यू, चूंकि हम लोग यहाँ जो प्रेशर है, यहाँ जो पाई का वैल्यू है वो हम लोग एटीएम में मापेंगे, तो आर का वैल्यू भी एटीएम लीटर में लेना पड़ेगा, चूंकि आर का और हम लोग वैल्यू जानते हैं। अगर आप केल्विन कैलोरी पर मोल में लेना चाहते हैं तो 2 कैलोरी पर मोल होता है, पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं जूल में, तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। लेकिन हम लोगों को ये नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पाई आ रहा है एटीएम में, तो आर का वैल्यू आप यहाँ पे, आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लेना हो। तो कहता है कि अच्छा ठीक है सर, इतना बात तो समझ गए कि पाई हम लोग सीआरटी से सी सांद्रता हो गया बिलियन का, टी हो गया टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो बिलियन रखा गया है, आर हो गया आपका यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, या वो लगभग बराबर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, तो आर के बराबर लिख दी। लेकिन सर अगर मैं देखो करता हूं, लेकिन अगर if we have to calculate osmotic pressure of two different solution, यदि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि हम लोगों को परासरण दाब दो अलग अलग विलयन का ज्ञात करना हो, तब सर इसमें तो आपने बताया कि एक तरफ सॉल्वेंट था, एक तरफ सॉल्यूशन था, तो आपने कह दिया कि हाँ सर ठीक है, सॉल्वेंट का कोई सांद्रता होगा नहीं, वो प्योर है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन वाला का होगा सर, तो ठीक है, आपने वहां कंसंट्रेशन सी ले लिया सॉल्यूशन। लेकिन अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन हो तब सर, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम से अलग हो रहा हो, तब सर तब क्या करिएगा, इधर मान लीजिए सॉल्यूशन 1 है और एक सॉल्यूशन इधर है, और चूंकि सांद्रता में तो डिफरेंस, कंसंट्रेशन में तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि डिफरेंस नहीं होगा तो ऑस्मोसिस ही नहीं होगा। तो मान लीजिए कि एक लो कंसंट्रेशन है, मतलब इसमें कम सांद्रता, जैसे मान लो जी शरबत ले लें, एगो में ज्यादा चीनी दे करके शरबत बनाई, एगो में कम चीनी दे करके शरबत, तो कम चीनी वाला लो कंसंट्रेशन, अधिक चीनी वाला हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इधर से इधर अगर एसपीएम आपने बीच में लगा दिया, तो फिर से इधर मूव करेगा, बीच लगा दिए तो सॉल्वेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी। अगर दो शरबत, अगर मैं शरबत की बात करूं तो इधर कम चीनी वाला, इधर अधिक चीनी वाला, तो कम चीनी वाला से अधिक चीनी वाला की ओर सिर्फ और सिर्फ, चूंकि यहाँ पानी है सॉल्वेंट,
तो सिर्फ और सिर्फ पानी मूव करेगा। तो ये बंद करने के लिए आपको इसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब प्रेशर लगाना पड़ेगा और इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए। तो बताइए सर फिर इस केस में, चूंकि सांद्रता तो यहाँ दोनों की है, तो इस केस में कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लीजिए कि इसकी सांद्रता C1 है और इसकी सांद्रता C2 है। तो यहां जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होगा, पाई इक्वल टू वो कम सांद्रता वाला में से जो C यूज करेंगे, हम लोग C यूज करेंगे, वो होगा C1 माइनस C2 इंटू RT। इन दोनों के सांद्रता का डिफरेंस यहाँ होगा। जो हम लोग पाई इक्वल टू अभी CRT देखे ना, यहाँ कंसंट्रेशन, C क्या है? सांद्रता। तो सांद्रता तो ये यहाँ पे दोनों का है, वहां एक सिर्फ था तो हम लोग C लिख दिए थे। लेकिन अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन है तो उन बिलियनों के सांद्रता का अंतर यहाँ लिखेंगे, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई बराबर डेल्टा CRT। डेल्टा C का मतलब अंतर, तो यहाँ ये हो जाएगा, पाई बराबर CRT हो जाएगा। मतलब कहने का कि अगर दो सॉल्यूशन हो, अलग अलग सॉल्यूशन हो, तो उसका जो हम लोग सांद्रता लेंगे वो सांद्रता इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे बस, और कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। तो कहता है कि अच्छा ठीक है सर। अब जरा आइए कि इन दोनों के बारे में जरा थोड़ा सा और कुछ जानते हैं, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के बारे में जरा जानते हैं, है ना? जरा इन दोनों के बारे में और सॉल्यूशन 1 अगर सांद्रता अलग अलग हो तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। एक सिंपल सा है, ये परिभाषा आपको बोर्ड में पूछता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन इधर है, एक सॉल्यूशन इधर है, और एक सॉल्यूशन इधर है। तो कहता है यहां पर 3 टर्म आएगा, 3 चीज हम लोगों को समझना है। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन जिसे कहते हैं, समपराशरी विलयन। एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं, मैं बस बता देता हूं आपको, ये सब बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। है ना? आइए, हाइपोटोनिक इसी में है जी, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल था। तो मान लीजिए कि 2 सॉल्यूशन है अलग अलग, मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, यदि दोनों का एक, मान लीजिए इसका परासरण दाब पाई1 और इसका परासरण दाब पाई2, तो आइसो का मतलब ये नाम पता चला, समपराशरी मतलब जिसका परासरण दाब समान हो। 2 विलयनों का यदि परासरण दाब समान हो तो उसे बोलेंगे समपराशरी विलयन। मतलब इफ 2 सॉल्यूशंस, एकदम सिंपल सा, 2 सॉल्यूशंस
having same osmotic pressure is called isotonic solution. Isotonic solution 2 बिलियन जिसका परासरण दाब समान होता है, 2 बिलियन जिसका परासरण दाब समान होता है उसे समपरासरी बिलियन कहते हैं। मतलब अगर पाई 1 और पाई 2 दोनों का बराबर हो जाएगा परासरण दाब जो निकाल करके आता है, तो इन दोनों बिलियन को बोलेंगे कि ये दोनों समपरासरी। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन अति मतलब ज्यादा, तो दोनों में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब अधिक होगा वो कहलाएगा आपको अति परासरी विलयन, और जिसका कम होगा वो कहलाएगा अल्प परासरी विलयन। तो लिख दो कि सॉल्यूशन हैविंग more osmotic pressure having more osmotic pressure is called hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और सिंपल सा विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो अति परासरी विलयन कहलाता है। दूसरा है बच्चा, तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन, अल्प मतलब कम, तो सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लिख दो सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम होगा, मतलब जिसका पाई कम होगा वो अल्प, जिसका ज्यादा होगा वो हो जाएगा हाइपर, और यदि दोनों का बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये दोनों आइसोटोनिक। बस सिंपल सा एक दो लाइन में एक नंबर पे हो सकता है कि बोर्ड में परिभाषा पूछ देता है, एक नंबर पे परिभाषा पूछ देगा तो आप ध्यान में रखिएगा। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, आइसो मतलब बराबर, बस इतना ही तो सब चीज है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया क्या क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर यदि 2 बिलियन कैसे निकालते हैं तो पाई इक्वल टू CRT। अगर दोनों मान लीजिए दोनों बिलियन का दोनों सॉल्यूशन का आपका कंसंट्रेशन अलग हो तो C के जगह पर डेल्टा C लिखेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे। और अगर ये क्लासिफिकेशन हो गया, एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गया बिलियन का, एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गया कि 3 प्रकार के होगा बिलियन। इसी के केस में कि अगर दोनों का आपका परासरण दाब समान होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर समान होगा तो वो कहलाएगा आइसोटोनिक, अगर ज़्यादा होगा तो कहलाएगा
हाइपरटोनिक, और अगर दोनों किसी दोनों में से एक का जिसका कम होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इतना हम लोग पढ़ लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ बच्चा रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस साफ पता चल रहा है बच्चा, और इसे शॉर्ट में ही कहते हैं RO। रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण जरा गौर से समझिए, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा। इसका भी परिभाषा पूछ देता है बच्चा, तो ध्यान में रखिएगा परिभाषा बोर्ड के लिए। मान लीजिए ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट। तो इस केस में अगर कुछ नहीं किया जाए, ऐसे ही रहा जाए, मतलब कुछ नहीं किया जाए, तो इस केस में क्या होगा बच्चा? इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, किसकी सांद्रता ज्यादा है तो सॉल्वेंट, इधर से सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो मूव करने लगेगा सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो आपने गौर किया था अभी मैंने बोला था कि जब इधर से इधर मूव कर रहा है तो इस पर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए जिससे ये वाला जो प्रोसेस है, जो ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट ही तो कहलाता है ऑस्मोसिस। ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऑस्मोसिस, वो आपको रुक जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए, स्टॉप हो जाए। तो ये जितना प्रेशर यहाँ पे आपको दावत दिया जाएगा वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं कहता हूं कि इधर से इधर मूव कर रहा था, तो हमें इस पार्टिकल को रोकने के लिए एक दबाव, एक सीमित मात्रा में इतना दबाव डाले इस पर कि ये रोकना बंद हो। तो अब अगर मैं कहूं कि मैं जितना प्रेशर पर ये रुका हुआ है, ये ऑस्मोसिस सिर्फ रुक गया है, अगर मैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर देता, जरा गौर से, ऑस्मोसिस से थोड़ा सा प्रेशर और मैं बढ़ा दूं, तो अब क्या? अब ये हो जाएगा कि इधर से इधर की ओर, अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और यही कहलाएगा आपको रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस तो हो रहा था, आपने देखा कि नॉर्मली इधर से इधर हो रहा था, देखिए मैंने लिख दिया है, इधर से इधर जा रहा है वो ऑस्मोसिस। लेकिन यदि हम प्रेशर, अगर हम प्रेशर पाई से ज्यादा डाल दें प्रेशर, मतलब यह जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम थोड़ा ज्यादा डाल दें, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा डाल दें, तो अब काम भी उल्टा होना लगेगा, काम भी उल्टा होने लगेगा। अब जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगा, और यही प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं।
है ना, परिभाषा लिख देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बच्चा कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर देखो ना, एकदम सिंपल सा कि जो बाहर से जो दबाव डाल रहे हैं, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या है, ऑस्मोटिक क्या था कि सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से रोक रहा था, उतना प्रेशर जिससे कि रुक जाए। और अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर जितना पर रुक रहा था उससे भी ज्यादा इधर से प्रेशर दे दूं तो अब इधर वाला उधर भागने लगेगा, और वही तो कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड on the solution is more than osmotic pressure, then solvent move, किधर से मूव करेगा बच्चा, solvent particles move from solution to solvent, solution to solvent side. This process is called ये प्रक्रिया ही कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस, is called reverse osmosis. If external pressure applied on the solution is more than osmotic pressure, मतलब जो प्रेशर इस पे अप्लाई किया गया है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्वेंट को इधर आने से रोक रहा था, उससे अगर मैं ज्यादा कर दूं तो सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर, हाई से लो की ओर मूव करने लगेगा, हाई से लो की ओर। सॉल्यूशन मतलब हाई कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मतलब लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब सीधा सीधा ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर हो रहा था, तो रिवर्स में सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर मूवमेंट होगा, सिंपल सा। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस नहीं है बच्चा, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए आपको ऊपर से प्रेशर डालना पड़ेगा, लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है वो नेचुरल प्रोसेस है। तो एक लाइन आप ये भी लिख लीजिए, जिनको हिंदी की जरूरत है लिख दीजिए कि यदि विलयन पर आरोपित बाह्य बल परासरण दाब से अधिक होता है तो सॉल्वेंट विलायक के कणों का मूवमेंट विलयन से विलायक की ओर होता है, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं, एक लाइन लिख लीजिए। एक लाइन करके यहाँ एक लाइन लिख लीजिए कि ऑस्मोसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, खुद से होता है,
but reverse osmosis but reverse osmosis is not a natural process। ऑस्मोसिस मतलब परासरण है, वो खुद से होने वाली प्रक्रिया है। नेचुरल मतलब खुद से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु प्रतिलोम परासरण खुद से होने वाली प्रक्रिया नहीं। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ऊपर से दबाव डालना पड़ेगा, ऊपर से दबाव डालना पड़ेगा। तो आपने देखा ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा, हाई कंसंट्रेशन की होगा, और वो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट। इतना सा भी याद रख लीजिएगा कि लो कंसंट्रेशन से यदि हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल, तो वो कहलाएगा ऑस्मोसिस। और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है सॉल्वेंट का पार्टिकल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर जा रहा है, तो इसके लिए आपको दबाव डालना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा अधिक सांद्रता वाले विलयन के तरफ, है ना। तो वो मूव करने लगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक एसपीएम है, छलनी है। एसपीएम क्या है, एक छलनी के जैसा, सिर्फ थ्योरी मैंने बताया। इधर एक सॉल्यूशन 1 है, इधर एक सॉल्यूशन 2 है, इसकी सांद्रता हाई है, हाई कंसंट्रेशन, और ये लो कंसंट्रेशन। तो आपको हाई कंसंट्रेशन इधर से अगर इधर करवाना है, तो इस पे आपको प्रेशर डालना पड़ेगा कि इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव करे। बिना प्रेशर डाले नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ऑस्मोसिस, जो कि लो से हाई की ओर जाता है। लेकिन आप उसको उधर उलटना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको इधर प्रेशर डालना पड़ेगा, और वो कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। जरा एक आगो एग्जांपल बताइए सर कि रिवर्स ऑस्मोसिस का एक आगो एग्जांपल। ये एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप घर में जो यूज करते हैं एक्वागार्ड, पानी साफ करने वाले, आप देखें उसमें लिखल रहता है आरओ, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से उसमें पानी शुद्ध होता है। और वो कैसे शुद्ध होता है, आइए मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एगो एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम जिसे एक्वागार्ड करते हैं, वाटर का शुद्धिकरण। अगर घर में एक्वागार्ड जो लगाते हैं वो लिखा रहता है, उसमें देखिएगा आरओ टेक्नोलॉजी, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से वो प्यूरिफिकेशन हो रहा है। उसमें घर में पानी शुद्ध करने वाला जो लगा होता है, शहरों में जो लगा होता है। तो आइए वो कैसे काम करता है। लिख लिए? लिख लिए। तो आइए हम सिंपल सा बस समझा देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्या होता है ना कि एक्वागार्ड में 2 टंकी रहता है, इस तरह से 2 टंकी रहता है। जो एक्वागार्ड साफ करने वाला पानी होता है, एकदम सिंपल सा।
ये वाला जो एक टंकी में क्या होता है कि इधर से एक नल लगा होता है, एक नल लगा होता है, एक नल लगा होता है, जिससे कि आप इससे गंदा पानी जाता है, मतलब जो आप डालते हैं जिसे शुद्ध करना, वो आपका डर्टी वाटर जाता है या सॉल्टी वाटर कहिए, डर्टी वाटर या सॉल्टी वाटर इधर से जाता है। और ये दोनों जो टंकी है, ये जो दोनों टंकी है वो एसपीएम से अलग हो, क्योंकि बिना एसपीएम के तो ऑस्मोसिस होगा नहीं। एसपीएम है, मान लीजिए ये है एसपीएम, एसपीएम, और ये नॉर्मली आपका आर्टिफिशियल एसपीएम होता है। नॉर्मली जो एक जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है सेल्यूलोज एसीटेट, एसपीएम, सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है एसपीएम। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो इसमें क्या होता है। इसमें क्या होगा, ये गंदा पानी भरेगा, इसमें गंदा पानी भर जाएगा, है ना, इसमें शुद्ध पानी है, इसमें शुद्ध पानी है। तो अगर गंदा पानी मतलब ढेर सारा में कुछ कुछ मिला हुआ, मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन होगा इस इधर वाले का। अरे गंदा है मतलब ढेर सा चीज उसमें मिला हुआ, ये शुद्ध पानी है तो इसकी सांद्रता नहीं है, कम है या जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर इसकी सांद्रता, या कर दीजिए वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन। अब बताइए अब क्या, अगर आपने कुछ नहीं किया और यहाँ बीच में आपने अगर एसपीएम लगा दिया, यहाँ पे अगर आपने एसपीएम लगा दिया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा। सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट मतलब ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि ये शुद्ध पानी जो है वो गंदा पानी में मिलने लगेगा। अगर कुछ नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा ऐसे सिंपली, एक गंदा जो शुद्ध पानी है वो गंदा पानी में मिलने लगेगा। और हमें तो करना था इस गंदका को हमें साफ करना था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये अगर इधर से इधर लो से हाई अगर कुछ नहीं किए तो ऑस्मोसिस होगा, वो तो सिंपल सा फंडा, एसपीएम लगा दिए तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए जी, हमें तो इसका शुद्ध चाहिए। इसका मतलब है कि जो इधर से इधर ऑस्मोसिस हो रहा था, जो नेचुरली है, नेचुरल प्रोसेस है, खुद हो जाएगा बिना कुछ किए, वो हमें वो नहीं चाहिए। हमें इधर वाला सॉल्वेंट मतलब इसमें जो गंदा वंदा मिला हुआ उसमें से सिर्फ हमें पानी, सिर्फ सॉल्वेंट हमें निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको तो पहले रोकना पड़ेगा। अब प्लस में ऊपर से इसमें दबाव डालना पड़ेगा, इतना प्रेशर डालना पड़ेगा, इतना प्रेशर आपको एक्सटर्नल प्रेशर डालना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर इतना डालना पड़ेगा कि इधर वाला सॉल्वेंट इधर मूव करे। तो अब क्या होगा, अब इधर वाला जब एक्सटर्नल प्रेशर पाई से ज्यादा, ग्रेटर देन पाई, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर उससे इधर में ज्यादा कर देंगे तो इधर वाला पानी इधर मूव करने लगेगा और जो गंदगी है वो यहीं रुक जाएगा। सिर्फ और चूंकि एसपीएम का एक क्वालिटी है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने की इजाजत देता है और पानी इधर आ जाएगा। इधर आप नल लगा दीजिए, टोटी निकाल दीजिए, आपका ये उधर से गंदा पानी आ रहा है, इधर से शुद्ध पानी आ रहा है। लेकिन बशर्ते आपको किस साइड में प्रेशर लगाना पड़ेगा, हाई कंसंट्रेशन वाला तरफ में, हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन वाला जो ये टैंक है उधर आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। और वही सिस्टम एक्वागार्ड में होता है, जो जिधर से पानी जाता है वो टंकी में प्रेशर बहुत लगा होता है। जैसे स्विच इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं चलता है तो प्रेशर उस पर लगता है, और जब पानी जाता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है और इधर वाला गंदा पानी शुद्ध होकर के बाहर निकलने लगता है। यही प्रोसेस है आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। एक लाइन लिख लो,
है ना, एक लाइन लिख लीजिए, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं, ऑस्मोसिस नहीं होना, हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करवा देना है। रिवर्स ऑस्मोसिस यही होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसीलिए तो देखो नाम दे दिया आरओ, नल जल योजना जहाँ भी करते हैं, नल जल योजना में भी अब देखिए सब जगह जो बड़ा बड़ा गांव में टंकी लगा होता है उसमें भी अब आरओ फिट कर दिया है, रिवर्स ऑस्मोसिस से शुद्ध होता है, उसमें भी बड़ा बड़ा, मतलब सिंपल ऑस्मोसिस नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल ऑस्मोसिस वो तो नेचुरल है जी, और उसमें सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तो शुद्ध नहीं होगा जी। तो हमें तो हाई वाला से लो में करना है ना, क्योंकि हमें इधर से सिर्फ और सिर्फ पानी को ले जाना, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको करे पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगा देते हैं और वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिर्फ ऑस्मोसिस से रुक जाएगा, मतलब इधर से इधर आना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा लगा दीजिएगा तो इधर वाला इधर मूव करे लगेगा, है ना। तो यही है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसी तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस से आपका वाटर का शुद्धिकरण होता है। चलिए एक लाइन लिख लीजिए और कुछ फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, in aquaguard external pressure applied on the solution side and greater than osmotic pressure, ब्रैकेट में लिख देते हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा डालते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। इन एक्वागार्ड एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड मतलब सॉल्यूशन साइड, ऐसे एक मिनट लिखिए, सॉल्यूशन साइड और सॉल्यूशन साइड ब्रैकेट में आप क्या लिखिए, सॉल्यूशन साइड मतलब हाई कंसंट्रेशन इधर होगा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होगा हाई कंसंट्रेशन। इन एक्वागार्ड एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड which is greater than osmotic pressure, then reverse osmosis occurs, and movement of solvent particles take place from high concentration cylinder to low concentration cylinder, या सॉल्यूशन ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, तो एक्वागार्ड में बिलियन के तरफ, हिंदी लिखना है जिनको लिख लीजिए, बिलियन के तरफ बाह्यतम दबाव लगाया जाता है, जो कि परासरण दाब से अधिक होता है, तब प्रतिलोम परासरण होने लगता है और
विलायक के कणों का गमन 100 बिलियन से विलायक की तरफ शुरू हो जाता है। बिलियन से विलायक की तरफ शुरू हो जाता है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल, तो सॉल्वेंट पार्टिकल एक्वागार्ड में कौन होगा? वाटर होगा। सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर होगा, मतलब वाटर मूव करने लगेगा गंदा पानी से शुद्ध पानी की ओर एसपीएम के थ्रू। इधर है डर्टी वाटर, इधर प्रेशर अप्लाई किए तो यहाँ से पानी इधर मूव करने लगेगा, टंकी इधर नल लगा दीजिए, आपको शुद्ध पानी मिल जाएगा। ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसी प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है जी, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपका चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पता नहीं कितना होगा, 70 71 शायद, जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। 71 या 72 ऐसे ही होगा। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। एट 300 केल्विन कहता है कि 300 केल्विन है, मतलब टेम्परेचर दे दिया। कह रहा है कि 300 केल्विन पर 0.1 m, मतलब मोल रहता दिया हुआ बिलियन की, 0.1 m यूरिया के बिलियन का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब ज्ञात करें। तो परासरण दाब सिंपल सा है बच्चा। परासरण दाब ज्ञात करने के लिए कहता, तो परासरण दाब आप जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है? CRT। पाई बराबर CRT। पाई बराबर CRT। पाई निकालना है, सब चीज दे ले बच्चा। पाई कंसंट्रेशन देखो दिया हुआ बता 0.1 मोलरिटी। मोलरिटी का मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर इंटू आर का वैल्यू बच्चा एटीएम लीटर में लेना है, क्योंकि यहाँ लीटर है तो एटीएम लीटर में 0.0821 उन्हें टेम्परेचर केल्विन में लेना बच्चा। आप जानते हैं इसका मात्रक होता ही है, क्या होता है बच्चा? एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो मोल नीचे आ जाएगा, केल्विन नीचे आ जाएगा, और इनटू टेम्परेचर का मात्रा क्या है बच्चा? 300 केल्विन में ही लेना, बस देख लीजिए है। 0.1 इंटू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन गुने 300, टेम्परेचर 300 केल्विन रख दिए बच्चा। चलिए गुना भाग करिए, कितना होता है देखिए। काट दीजिए, केल्विन से केल्विन, मोल से मोल, लीटर से लीटर, देखिए एटीएम ही बचेगा। तो अब गुना करिए, कितना आता है देख लीजिए, गुना करके जितना आता है ना। तो गुना करिएगा तो 8 या 24 लगभग आ जाएगा बच्चा 2.46 एटीएम। सिर्फ एटीएम ही बचेगा, 2.46 एटीएम। देख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे इस पे,
और क्वेश्चन करेंगे, 5 6 7 8 करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है बच्चा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो लास्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा। और इस पे कुछ और 5 6 7 क्वेश्चन कल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग अच्छे से शुरुआती से देखिए, फर्स्ट लेक्चर से आप लोग देखना है ना। जो भी अगर डाउट होता है बच्चा तो आप मैसेज कमेंट में कर लेना कि क्या आपको दिक्कत है, मैं जब लेक्चर शुरू करूंगा तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और आप लोग देखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना सब लोग, और आप घंटी बजा दीजिएगा बगल वाला कि आपको जब वीडियो अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए कि हाँ वीडियो आ चुका है। ऐसे डेली तो एक वीडियो डालते ही है ना, रोज एक वीडियो आपको 10 से 11 बजे तक आपको एक वीडियो चला जाता है। तो आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा, है ना। चलिए बाय।